अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। दुनिया 8 बिलियन लोगों पे फैल गई है, या दुनिया की आबादी अब 8 बिलियन हो गई है, और हर अखबार में यही खबर सबसे बड़ी छाई हुई है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली राहुल गांधी की यात्रा का फिलवक़्त बोलबाला है, धूम मची हुई है पूरे हिंदुस्तान में। समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी को ना काम है ना धंधा है। भारत के लोगों में मोहब्बत, भाईचारगी और दोस्ती बनाने के लिए उन्होंने निकल पड़े हैं। गैर सियासी यात्रा तो है, लेकिन चूंकि सियासी लीडर इसकी क़यादत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का मिजाज आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते निकलते जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि किस किस से मुखातिब करेंगे या किस किस की हालत ख़राब हो रही, इसको देखना मुश्किल है। अगरचे कि राहुल गांधी गुजरात नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लीडरों का जो तबीयत ख़राब होती नज़र आ रही है। ऐसा हो गया है कि जैसा बवासीर की तकलीफ़ होती है, ना आप किसी को बता सकते हैं और ना दर्द को छुपा सकते हैं। कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर आई थी। कश्मीर फाइल्स में मुसलमानों की तरफ से जो जुल्म हुआ था कश्मीरी 47 पंडितों के ऊपर, उसको इस किस्म से मैग्नीफाई करके या बड़ा बना के बताया गया कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जालिम है। जबकि आज़ादी से 1 साल के पहले अगर देखेंगे तो जम्मू में भी काफ़ी मुसलमानों को मार के बिल्कुल जम्मू से मुसलमानों का वजूद को ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो नहीं बताया कश्मीर फाइल्स में। अब फिर से एक कोशिश हो रही है, अगरचे कि ये कोशिश बहुत पुरानी है, लेकिन अब फिर एक कोशिश शुरू हुई है केरला में जहर फैलाने के लिए। केरला स्टोरी नाम से एक पिक्चर बन रही है, और वहाँ पर भी फिर जहर फैलाने की एक कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है, इस पिक्चर की कहानी में ये बताया गया है कि 32,000 हिंदू और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले नर्स जो होते हैं, जिनका पेशा नर्स है, वो लोग केरला से गायब हो गए हैं और उन्हें ज़बरदस्ती करके मुसलमान बना के अब अफ़गानिस्तान में या दूसरे ममालिक में जिस तरीके से फैला के उनसे जिहाद का काम लिया जा रहा है। 32,000 नौजवान लड़कियों का गायब होना, मैं समझता हूँ कि केरला रियासत के हद तक जो बात करें हैं ये बिल्कुल ही भोंडा मजाक है। अगर फिर भी हिंदुस्तान भर से 32,000 का जिक्र होता तो कुछ यकीन करने के लायक हो सकती थी कि खबर, लेकिन सिर्फ केरला रियासत से 32,000 और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई, और 32,000 लड़कियां या नर्स लोग वहाँ से गायब हो गए। बहुत ही हिंदी लफ्ज़ में अचंभे की बात है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये जो जहर जिस तरीके से घोला जा रहा है, क्यों घोला जा रहा है? क्या केरला से राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं इसीलिए घोला जा रहा है, या केरला को जो मिडिल ईस्ट से आने वाली रकम होती है उसके ताल्लुक़ से जहर घोला जा रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में भी ये चीज़ पहुंच सके, या ये है कि केरला को जो डॉलर रेमिटेंस होता है, जो केरला के लोगों को जो मलबारी कहते हैं, जो लोग महीना महीना जो डॉलर यहाँ पे भेजते हैं, उसमें कुछ परेशानी लाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल जो भी कोशिश हो रही है, अब केरला स्टोरी के नाम से एक नई पिक्चर बनते चले जा रही है। या ये भी हो सकता है कि केरला में यकीनन आरएसएस के वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी ना आरएसएस जीती है ना वहाँ पे बीजेपी को कोई कामयाबी मिली है। तो क्या वो बुक्स निकालने की कोशिश हो रही है? इस बात का अंदाज़ा उसी वक्त लगाया जा सकता है कि जब 2024 में इलेक्शन आएंगे तो फिर केरला किस सिमत में केरला को लेके जाने की कोशिश होती है, उस वक्त देखना पड़ेगा। भारत जोड़ो से कितने टूटने वाले हैं, अब आइडिया लगाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की हवा पतली होती नज़र आ रही है। याद रखिए, भारत जोड़ो यात्रा अभी तक तो कामयाब हो रही है, हो सकता है कि कश्मीर तक भी कामयाब ही चले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में से हवा निकालने के लिए एक पुलवामा भी हो सकता है। जब गुज़िश्ता मरतबा पुलवामा के ऊपर ये बात आई थी कि एक पुलवामा होकर इलेक्शन जिता दिया था, तो हो सकता है कि इस मरतबा भी कुछ ऐसी ही कोई साजिश हो सके। बहरहाल ये सब पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है जो चलते रही है, लेकिन अभी देखना यह है कि भारत जोड़ो से
जिस तरीके से तेलंगाना, आंध्रा और अब महाराष्ट्र में जो कामयाबी मिल रही है, उसका असर गुजरात इलेक्शन में कितना होता वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे मोटू भाई है, पतलू भाई है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब 25 साल से जिस तरीके का 25 साल का जो डायलॉग था हैदराबादी कॉमेडी में कि 25 साल से चारमीनार के पास बैठे हुए हैं, तो गुजरात जो लेबोरेटरी था हिंदुत्व का, 25 साल से वहाँ जहर घोलकर वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कामयाबी हासिल करने में, या गुज़िश्ता इलेक्शन की अगर असेंबली इलेक्शन की बात करेंगे तो आखिरी मरहले का जब चुनाव आया तो उसमें जब अंदाज़ा ये हुआ कि बीजेपी हार सकती है, तो उस वक्त अहमद पटेल को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया था, पाकिस्तान में दिवाली भी बनाई जाने वाली थी। तो ऐसे हालात पैदा करने की बहुत सारी कोशिश हो रही, लेकिन इस मर्तबा ऐसा लग रहा कि बीजेपी में जो इख्तलाफात हैं या 25 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो असरअंदाज होने के वास्ते ही शायद आम आदमी पार्टी का वहाँ पे दाखिला हुआ है गुजरात में। लेकिन आम आदमी पार्टी भी जैसा दाखिल हुई और आखिरी मरहले में जब पोलराइजेशन की बात आई तो उस पर भी हिंदुस्तानी करेंसी नोटों के ऊपर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की जो बात आई थी, हो सकता कि उससे बीजेपी के जो हार्डलाइन हिंदुत्व एलिमेंट्स हैं वो वोट भी अगर खिसक कर आम आदमी पार्टी की तरफ चलेगा तो फिर कुछ भी बदल सकता है। वैसे गुज़िश्ता इलेक्शन में अगर देखेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख के करीब कांग्रेस को वोट मिले थे और करीब 1 करोड़ 30 लाख या कुछ ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले थे। तो उस वक्त काफ़ी करीब आ गए थे, 77 कांग्रेस के पास एमएलएस थे तो 100 से कम थे बीजेपी वहाँ पे। तो उस मर्तबा ऐसा लग रहा कि आम आदमी पार्टी आने के बाद कांग्रेस का क्या होगा और आम आदमी पार्टी का क्या होगा। वैसे बीजेपी के इख्तलाफात से हो सकता कि ये दो पार्टीज़ को फ़ायदा होने का इम्कान नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक तो कांग्रेस जिस तरीके से खामोश दबी हुई है, अगर दलित और मुस्लिम एकजा हो के कांग्रेस की तरफ जाते हैं, इसलिए कि कांग्रेस की अभी की जो हिकमत अमली है वो खुलकर सामने नहीं आई है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस लास्ट मिनट के लिए कुछ अपना ट्रम्प कार्ड रोक के रखी है। हो सकता कि ईडी के रेट से या सीबीआई के रेट से या इनकम टैक्स के रेट की वजह से ये आखिरी वक्त पर ही ये पत्ता खुलने वाला है। अगर हालात गुजरात के बदलते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हालात बदलने के लिए एक साजगार माहौल यकीनन तैयार हो सकता है। मुसलमान शायद कांग्रेस की तरफ अगर जाए पूरा वन साइड और दलित भी अगर चले जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ पे एक किस्म से काफ़ी हद तक तब्दीली नज़र आ सकती है। लेकिन देखना यह है कि किस तरह, अभी तो फिलवक़्त G20 की समिट में साहब गए हुए हैं और अपने नायब सदर को यहाँ पे छोड़ के गए हैं, या अपने दस्ते कार जो हैं, रफ़ीक़ कार जो हैं, उन्हें यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो वो अपनी किस किस्म की पॉलिटिक्स यहाँ पे चलते हैं, किस किस्म से डर का माहौल पैदा करते हैं या पोलराइजेशन का माहौल पैदा करते हैं, ये आगे चल के बताएगा। लेकिन फिलवक़्त हिंदुस्तान के हालात अगर देखेंगे तो जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है, समाजी और माशी प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान में है, उसके ऊपर कई लोगों ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में जो हालात या माशी हालात ख़राब होने की वजह से लोग अपना फ्रस्ट्रेशन, अभी तक तो हिंदू मुसलमान के मामले में आके उलझा के रखे थे लोगों को, लेकिन 25 साल का वक्फे के बाद भी अगर लोगों को अक्ल नहीं आती है, अब अगरचे कि 25 साल के आदमी इंसान में ये शऊर पूरा बेदार हो जाता है, तो अगर अब 25 साल के बाद अगर शऊर बेदार होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि हालात हिंदुस्तान के बेहतर हो सकते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम को छोड़कर सही सिमत में या समाजी और माशी मसाइल को हल करने के ऊपर हिंदुस्तानी सोचता है तो हालात कुछ बेहतर की तरफ जा सकते हैं। वरना ये डर लगाया जा रहा है कि हालात आइंदा साल जो रिसेशन का मामला आ रहा है, जो मंदी आने की बात हो रही है, उससे अगर नौकरियां भी चले जाएंगी, रोज़गार के मौक़े कम हो जाएंगे, तनख्वाह कम हो जाएगी और इम्कान ये है कि शायद गर्मा तेज़ होने की वजह से
सब्ज़ी तरकारी हर एक की कीमत बढ़ जाएगी। जब अपनी क़ुव्वत ख़रीद के बाहर अगर ये चीज़ें चले जाएंगे तो शायद उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सड़कों पर लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, और सड़कों पर फ्रस्ट्रेशन निकालना ये हो जाएगा कि खाना जंगी की कैफियत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी होती चली जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैं समझता हूँ कि अब फिल वक़्त हर हिंदुस्तानी को अपने दिमाग का, अक़ल का इस्तेमाल करते हुए सही सिमत में अपनी ज़िंदगी को अगर अभी डायरेक्ट करते हैं तो फिर हम आगे मुस्तक़बिल के जो हालात होने वाले हैं उससे निमटने के लिए तैयार हो सकते हैं। वैसा देखा जाए तो आबादी अपनी जगह बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क आबादी के हिसाब से भी बनता चला जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ अपर क्लास की तरक्की हो रही है, और लोअर क्लास अपनी जगह पे अपनी ज़िंदगी एक हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा है। मिडिल क्लास का जो ज़्यादा तबका होता था वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते चले जा रहा है। तो मिडिल क्लास भी नीचे आके चले जा रहा है। कोविड के बाद से, लॉकडाउन के बाद से 41 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लेवल या गरीबी की सतह पे चले गए हैं। तो ऐसे हालात में ये जो मुल्क के लिए ये साजगार हालात नहीं हैं। ये हालात कभी भी लावा बनकर फट सकते हैं। इससे बचने के लिए हर एक को अभी से मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो उमूमन मुसलमानों में कम होता है उसके ऊपर मुसलमानों को तवज्जो देना पड़ेगा, ताकि वो अपने मुस्तक़बिल के हालात को अपने काबू में रखने के लिए एक हिकमत अमली के तौर पे अगर हम बना के आगे बढ़ते हैं तो फिर इस पे हम हालात पे काबू पा सकते हैं। बहरहाल ऐसे हालात हैं। हालात से आगाह करना अखबार का काम है, टीवी चैनल का काम है, और ज़िम्मेदार शहरियों का काम है। मैं यहाँ पे आपको आगाह करने हर हफ्ता आता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप इसका अंदाज़ा लगाकर किस तरह अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं, इसकी मनसूबाबंदी में आप लोग लग जाइए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।